नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए प्रकाश काबा और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य जुड़ेंगे और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। तिमाही नतीजों पर बातचीत करने के लिए टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया से होगी एक खास बातचीत। उसके अलावा ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के त्रिदीप भट्टाचार्य से मार्केट फंडामेंटल्स पर करेंगे चर्चा। उसके अलावा आज जो बड़ा आईपीओ खुल रहा है स्विगी के एमडी एंड ग्रुप सीईओ श्रीहर्ष मजेठी और सीएफओ राहुल बोथरा से होगी एक खास बातचीत। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में। अब जरा एक बार मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर और सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय आईटी स्टॉक्स में। आज मार्केट में क्लियरली आईटी एक तरफ, मेटल्स दूसरी तरफ। आईटी का वेट ज़्यादा तो ऑब्वियसली आईटी में स्ट्रॉन्ग मोस्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स टॉप गेनर है। अब सेकंड टॉप गेनर गेल के बाद 4% ऊपर। उसके अलावा ओरेकल, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बिरला सॉफ्ट। ट्रेंड में अच्छा मूव है। आईआरसीटीसी, एलटीआई, माइंट्री, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। नीचे है आपका टाटा स्टील, नैल्को और टाइटन। वीरू जी हाँ, तो ये अब तक की छोटी सी समरी थी, आपने सुनी। और इस बीच हमारे साथ पैनल आपकी पूरी स्क्रीन पे प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से, रचना वैद्य और सोनी पटना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुकी हैं इस वक्त। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। मॉर्निंग। मेरे दोनों ट्रेड्स आईटी सेक्टर में से रहेंगे। आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एक रहेगा कोफोर्ज और चॉइस, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हियर। कोफोर्ज में हम करीब 7800 को पहुंचने को आए हैं। यहाँ पे 7850 एंड 7950 दो टारगेट्स के लिए फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे एंड 7700 पे ऐसे लगाएंगे। और दूसरा जो हमारा काउंटर रहेगा दैट वुड बी एचसीएल टेक। एचसीएल टेक पे भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आती है। जब आती है तो 1830 के करीब है ये। 1840 एंड 1850 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करेंगे। 1815 पे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो वन इज कोफोर्ज, द अदर इज एचसीएल टेक। कोफोर्ज और एचसीएल टेक। सोनी जी गुड मॉर्निंग। सोनी जी आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा भी पहला पिक यहाँ पे कोफोर्ज था, बट यहाँ पे चेंज कर दूंगी। नौकरी काफी अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। अपने 10-20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज क्रॉस किया है। पोजीशंस काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। सो नौकरी फ्यूचर्स यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 7880 के करीब। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 7760 का। टारगेट है 8050 का, यहाँ पे एक टारगेट नजर आ रहा है। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा सन टीवी पे। सन टीवी पे काफी करेक्शन के बाद आज एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपने 200 ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और काफी अग्रेसिव पुट राइटर्स भी बने हुए हैं पोजीशन। सो सन टीवी फ्यूचर्स यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। 739 की तरफ यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रहेगा 725। पोजिशनल टारगेट यहाँ पे 780 790 का यहाँ पे रहेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 780 कॉल ऑप्शन जो कि 9 रुपए 50 पैसे पे चल रही है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 6 रुपए स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 14 से 18 रुपए का। ओके प्रकाश सर, आपके दो कॉल्स करेंगे। मुझे आई थिंक कंज्यूमर पैक पे लगेगा। एक तो रहेगा मैरिको, ट्रेड कर रहा है 641 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 635 का। टारगेट 650 पॉसिबल है यहाँ पर मैरिको। और दूसरा रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। इनिशियली मूव यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 1277 पर ट्रेड कर रहा है और टाइट स्टॉप रहेगा करीब 1270 का, 7 रुपीज। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1300 के नजर आते हैं गोदरेज कंज्यूमर। ओके, गोदरेज कंज्यूमर। प्रशांत जी आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। अनुज जी, मेरी दो ट्रेड सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। दोनों ने ही एक 20 दिनों के एवरेज को क्रॉस करने के बाद वहां डिप लेके वहां से टेक ऑफ किया है। फर्स्ट पिक होगा पीआई इंडस्ट्रीज, करीबन 4610-15 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4545, 4545। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 4750, 4750 का। और नेक्स्ट पिक होगा एसीसी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2300 के नीचे स्पॉट में रखेंगे। टारगेट होगा 2385, 2390, 2390, 2385। चलिए, अब इस बीच आज जो हमने बात शुरू की थी कि टाइटन माइट बी द एक्सीडेंट ऑफ द डे। अनुज, टाइटन के नंबर्स पर थोड़ी फिर बात करते हैं। टाइटन के नंबर अब देखिए, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आईवीआर भी हैं और वॉचेस भी हैं, बट एग्जैक्टली इस बार जिस प्रकार का प्रेशर ज्वेलरी सेगमेंट में रहा, मार्जिन्स इतने प्रेशर में,
ये टाइटन के लिए वाकई क्या बड़ा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट शुरू हो रहा है हर सेगमेंट के लिए? एक सेंस मिला था ना इन नंबर्स में? हाँ, लग तो रहा है वीरू कि टाइटन के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट अब चैलेंजिंग शायद हुआ हो, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से बात करके। अच्छा, टाइटन के केस में एक और चीज़ भी हुई थी कि इनका एक जो लैब ग्रोन डायमंड में जो ट्रेंट ने एंट्री मारी कि उससे कहीं प्रीएम तो नहीं होगी एक बड़ी सेगमेंट, ये भी शायद एक मार्केट पर एक फैक्टर रहा हो। ड्यूटी कट जो आई थी उसका भी आई थिंक कुछ ना कुछ हद तक एक इम्पैक्ट रहा होगा, लेकिन प्राइस बिहेवियर इतना ख़राब नहीं है टाइटन का जितना हो सकता था इन नंबर्स पर। नंबर्स तो हाउलर लग रहे थे। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी, इसका 52 वीक लोअर हाई देखिए। आई थिंक हम आज का जो लो है, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है आज का लो, आज का जो लो है वो अब करीब करीब हम मेरे ख्याल से 52 वीक लो के काफ़ी करीब है। 52 वीक लो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है टाइटन का। मैं एक बार ज़रा स्क्रीन पर चेक करके बता देता हूँ आपको। 3055 का 52 वीक लो है इसका, उसके काफ़ी करीब है हम, बस 100 रुपये ऊपर है वहाँ से। तो ये एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने एक व्यू लिया हो पॉजिटिव। लेकिन वीरू आज बात टाइटन से ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर जो स्टॉक्स हैं उनका है इन्फोसिस और इन्फोसिस। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग इन्फोसिस, और अब देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर 3% इस समय इन्फोसिस आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1808 पर। ये आज की है असली कहानी। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए यूएस में, एक बड़ा रिस्क फैक्टर अब आउट ऑफ द वे, और अब मार्केट शायद पॉजिटिव्स पर फोकस कर रहा है। मिड कैप देखिए आप, मिड कैप में भी करीब करीब 1.25% की आपको रैली दिखाई देगी इस समय। कोई गेस्ट जुड़े हैं क्या, वरना थक जाएंगे मैं और वीरू? जी हाँ, अच्छा मूव यहाँ पे। और आईटी, अच्छा रेस्ट बहुत सारे स्पेस जो हैं। अच्छा, जो मानस ने ट्रेड पिक किया था ना, जरा वो लेके आइए स्क्रीन पे, डिक्सन 15405, और शुरुआती दौर में ही स्पॉट कर लिया गया था ये स्टॉक, और अब देखिए 950 रुपये ऊपर, 15950। कल इसका क्लोज एग्जैक्टली 20 डे पे आया था और 6.5% ऊपर। और परसिस्टेंट ये भी ट्रेड पिक किया गया था स्क्रीन पर। ओरेकल फाइनेंशियल्स को मैंने मार्क किया था, एचसीएल टेक्नोलॉजीज प्रकाश सर ने लिया था 1836 पे, वो अच्छा करता हुआ। तो आईटी की जो है ना इस वक्त स्क्रीन पे शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, एक बार ज़रा देखिएगा रचना जी, विप्रो मेरे ख्याल से चर्चा में अब तक इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट 560 पे ये 31 अक्टूबर को यहीं से कोलैप्स हुआ था। आपका व्यू विप्रो पे क्या है इस वक्त? जी, आज तो खैर वैसे ही आपने जैसे बताया बोलबाला है आईटी का, और विप्रो का चार्ट सेटअप एकदम ही स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रहा है। और ये कोई मैं इंट्राडे के हिसाब से नहीं कह रही, सिर्फ इवन डेली चार्ट पे अच्छा लग रहा है। और हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। इंट्राडे का ट्रेड तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर मीडियम टर्म के लिए कोई पोर्टफोलियो में भी ऐड करना चाहता है तो दीज आर द काइंड ऑफ सेटअप्स जहां से पोर्टफोलियो में एडिशन करा जा सकता है फॉर 6 to 12 मंथ्स ऑफ अ टाइम पीरियड। 560 पे है अभी ये। जब तक ये पोजीशनली अगर देखा जाए 530 के ऊपर क्लोज होता रहेगा, तब तक अपसाइड पे हमें शायद 6 से 12 महीने में ये 600-650 तक बड़े आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। ओके, मीनवाइल निफ्टी 24,400 के पार निकलता हुआ इंट्राडे में, तो शानदार मूव्स यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नंबर्स की। टाइटन के नंबर्स थोड़े कमज़ोर रहे हैं, मुनाफे में 25%, एबिटा में 16% की गिरावट आई है, मार्जिन पर भी दबाव आया है। साथ ही कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस भी घटाया। हमारे साथ टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। अशोक जी, क्या हुआ इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ कि आपका नंबर इतने मिस हुए, प्लस आपने थोड़ा गाइडेंस भी कम कर दिया? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक तो आपको अगर याद होगा, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो हुआ था उसका 290 करोड़ का इम्पैक्ट है इस क्वार्टर में, एंड ये पता था, तो इसलिए हम इसको लेकर आश्चर्यचकित तो बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है एक्चुअली क्वार्टर में, लेकिन लोगों का रुझान अभी गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड कॉइन्स पे ज्यादा होने से जो प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा चेंज आया इस क्वार्टर में, उसके चलते मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव पड़ा है। अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशन था हमारा, मोर और लेस हम उसी के हिसाब से
चल रहे हैं। मार्जिन गाइडेंस का जो सवाल है 11.5 के ऊपर पहले था, अभी 11 to 11.5 हमने बोला है, बिकॉज हमको ये लग रहा है कि जो गोल्ड प्राइसेस, ये पोर्टफोलियो मिक्स का इशू है, ये अगले 1-2 क्वार्टर में ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोग अभी भी गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा। गोल्ड कॉइन्स का थोड़ा सा रेशियो बढ़ा हुआ है और उसमें मार्जिन कम होता है, तो इसीलिए हमने 0.5% का एक FY25 का गाइडेंस रखा है, 11 to 11.5। ओके, अच्छा, कुछ और नंबर्स पर बात करूँ उससे पहले एक इशू मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। टाटा ग्रुप में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये इस बार ऐसा क्या हुआ कि ट्रेंड ने आपसे पहले वो लैब ग्रोन डायमंड में एंट्री मार ली। आई एम श्योर कि थोड़ा आपस में कुछ बातचीत तो होती होगी, और अब आपका क्या व्यू है उस सेगमेंट पर, क्योंकि काफ़ी ल्यूक्रेटिव स्पेस है ये। तो नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों का अप्रोच अलग है दोनों कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। हम जो है कैटेगरी प्लेयर हैं, तो हम ब्रांड बनाते हैं, एक्सक्विजिट प्रोडक्ट करके उसको एक्सक्लूसिव तरीके से हम फिर आगे बढ़ाते हैं उस बिजनेस को। ट्रेंड के पास सुविधा है कि वो बिग बॉक्स रिटेलर है, वेस्ट साइड है, दूसरा जूडियो है थोड़ा वैल्यू सेगमेंट में, तो वो कोई भी प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर उनके कस्टमर्स जब वॉक इन करते हैं और अगर वो उसको खरीदना चाहते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर हम जब भी किसी भी कैटेगरी में घुसेंगे तो हम उसके ब्रांड की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस की, और एक्सक्लूसिव तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। लैब ग्रोन डायमंड की ऑफकोर्स बात हो रही है, बट अगर आप देखें तो परफ्यूम में वो भी है, हम लेकिन ब्रांड के थ्रू, स्किन के थ्रू करते हैं। विमेंस बैग में हम अर्थ ब्रांड के थ्रू करते हैं, वो भी विमेंस बैग बेचते हैं। सलवार कमीज भी सेम है। तो लैब ग्रोन पे ऑफ कोर्स बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंपनी अपनी अपने तरीके से अपने अपने अप्रोच के हिसाब से प्रोडक्ट्स को और कैटेगरीज को डील करती हैं, एंड दे आर फ्री टू डू दैट वे। तो इसमें पहले बात का कोई ऐसा खास बात नहीं है। अच्छा सर, मैं अभी ना स्टेटेड पे बात करता अशोक सर आपसे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है तो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब जो वॉच सेगमेंट है और आई वेयर सेगमेंट है, वहाँ पे कैसी ग्रोथ रही इस बार? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक है। आगे के लिए सेकेंड हाफ के लिए आपको वॉच सेगमेंट में और आई वी एस सेगमेंट में कैसी ग्रोथ नज़र आ रही है? प्राइसिंग और मार्जिन्स का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा आगे चल के यहाँ पे? तो एनालॉग वॉचेस जो हमारा प्रिडोमिनेंट वॉच में पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और एक्चुअली आप उसका अलग से ग्रोथ नंबर देखेंगे तो वो 25% है। 19% पूरे डिवीजन का है ग्रोथ नंबर Q2 में, बट एनालॉग वॉचेस प्रीमियमाइजेशन के थ्रू, प्रोडक्ट इनोवेशन के थ्रू बहुत ही अच्छा कारोबार पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वो कैटेगरी जो है काफी अच्छा कर रही है, कस्टमर पसंद कर रहे हैं। उसमें जो हाई वैल्यू वॉचेज हैं, जो कि हीलियोस चैनल हमारा रिटेल करता है, हीलियोस चैनल का प्रदर्शन काफी अच्छा है, 40% प्लस ग्रोथ रेट है। लाइक टू लाइक में 30% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है। जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो थोड़ा सा स्मार्ट वियरेबल प्रोडक्ट में है, उसमें एक्चुअली Q2 में डिक्लाइन हुआ है, वाइल वॉल्यूम ऊपर गया है लेकिन प्राइसेस हैव कम डाउन। वहां पे हम थोड़ा एक कोर्स करेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री ही थोड़ा सा स्ट्रेस में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लाइकली है कि 1-2 क्वार्टर और लगेगा उसमें तरीके से ग्रोथ, जो कि वैल्यू एक्रिटिव ग्रोथ हो। जस्ट वॉल्यूम ग्रो, अगर प्राइसेस गिरती जा रही हैं तो कोई फायदा नहीं है। बट हमको लगता है कि 1-2 क्वार्टर में वहां स्थिति ठीक होनी चाहिए। सो ओवरऑल वॉच डिवीजन शुड कंटिन्यू टू ग्रो इन डबल डिजिट, and they should able to deliver a steady margin between 13 to 14%। इस क्वार्टर में 15% का है, लेकिन एक अगर आप बोले सस्टेनेबल वे में देखें तो 13 से 14% का एबिट मार्जिन दे शुड डिलीवर एंड डबल डिजिट ग्रोथ रेट। बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी पे वापस आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बस ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल क्वार्टर था? आगे की ग्रोथ कैसे रहेगी? धनतेरस का पीरियड कैसा रहा? दिवाली का पीरियड कैसा रहा? और इस क्वार्टर में ग्रोथ कैसी रहेगी? सो हमने बात की कि H2 हम बिलीव करते हैं H1 से अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल ऑल्सो। एज पर एज धनतेरस, दिवाली, उसके पहले का जो फेस्टिव पीरियड 31 दिन का होता है, काफी अच्छा हुआ है। हम काफी सेटिस्फाइड हैं उससे। न सिर्फ ज्वेलरी के लिए, अक्रॉस कैटेगरीज हमने
देखा है कस्टमर खरीद रहे हैं। वेडिंग सीजन अभी अब है, तो ये सभी कैटेगरी वॉच को भी उससे काफी फायदा होता है, तनेरा को भी फायदा होता है। सो Q3 एंड Q4 के लिए हम बहुत आशावान है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, मैं स्टेडेड की बात कर रहा था सर, मैं क्योंकि पहले आ गया वॉचेस पे और आईवीआर पे। ये स्टेडेड कारोबार जो ज्वेलरी सेगमेंट है सर, यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है इस बार कैसी रही, और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे स्टेडेड में वो कैसे रहे, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो देखिए, भारतीयों का जो सोने के प्रति रुझान है वो पूरे दुनिया में मशहूर है, और अभी वो रुझान थोड़ा और बढ़ के चल रहा है। वो कस्टम ड्यूटी का जब रिडक्शन हुआ और एक बार सोने के प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, उसके बाद वापस वो बढ़ के उस लेवल से ऊपर ही चले गए हैं। लेकिन उस समय से जो एक मोमेंटम चल रहा है और प्रेफरेंस चल रहा है थोड़ा गोल्ड के लिए और गोल्ड कॉइन के लिए, वो कंटिन्यू कर रहा है। उस चक्कर में वाइल स्टडेड में ग्रोथ आ रही है, लेकिन लार्ज कैरेटेज के जो सॉलिटायर है वहां पे एक हेजिटेंस है लोगों को। लोग साइडलाइन पे हैं। जो हाई वैल्यू 1 कैरेट 2 कैरेट एंड अबव ये जो सॉलिटायर होते हैं वहां पे डी ग्रोथ हमने देखी है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाली जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें कस्टमर ग्रोथ भी अच्छी है और ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन ये लगता है कि और जब सोने के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के मार्जिन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि उसका गोल्ड कंटेंट है जो वो लो मार्जिन पे रहता है। तो ये सब मिला के ही हमको लगता है कि ये स्थिति हो सकता है अभी FY25 में कंटिन्यू करेगी, और उसके चलते ही हमने मार्जिन को थोड़ा सा गाइड किया है कि 11 to 11.5% विल बी राइट वे टू थिंक अबाउट आवर मार्जिन। ओके, चलिए बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर और अगले साल के लिए। थैंक यू वेरी मच। या चलिए, अब मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि क्या करना है इस समय मार्केट में। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन अब खत्म हुई, यहाँ से अब वापस तेज़ी, या फिर अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में अभी ये रिजल्ट सीजन दो अनसर्टेनिटी के कारण थे मार्केट के पहले। आज से अगर मान लीजिए 2 वीक पहले देख लें, एक है US इलेक्शन और दूसरा जो है वो करंट अर्निंग सीजन। मेरे ख्याल में US इलेक्शंस के जिस हिसाब से नतीजे सामने आ रहे हैं वो एक अनसर्टेनिटी हट जाएगी आज या कल के बाद, तो उससे मार्केट को एक रिलीफ रैली कह लीजिए या फिर थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा। पर मेरे हिसाब से जो बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये है सोचने के लिए, वो ये कि ये जो रिजल्ट सीजन गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है, और नेट बैलेंस यहाँ पे कंपनीज के अर्निंग्स का जो अपग्रेड का साइकिल था उसमें एक कट देखने को मिला है। उस कट का कारण समझना जरूरी है मेरे हिसाब से। उस कट का कारण थोड़ा ट्रांजिएंट है, थोड़ा शॉर्ट टर्म है, और ये थोड़ा मार्केट को नियर टर्म में तकलीफ देगा। एक बार जब हम सेकेंड हाफ की तरफ फेस्टिवल के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, Q3 Q4 की तरफ रुझान करेंगे, उस समय आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नियर टर्म में मैं मार्केट्स को एक बिट ऑफ ए पॉज देखता हूं बिफोर द रन rather than a big change in direction, but at the same time इसके फंडामेंटल कारण भी हैं जिसके चलते ऐसा हो रहा है। ओके, आज IT में बहुत शानदार तेज़ी है। क्या ये अब माना जाए कि बस अब मार्केट में एक जो फियर फैक्टर था जिसकी वजह से गिरे थे, अब वो बस आउट द वे हुआ और अब मार्केट रेडी टू मूव ऑन IT में? देखिए, इसमें IT में मैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं हम लोग। तो अगर IT में इस क्वार्टर में अगर आप नतीजे देखें तो वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कंपनीज के नतीजे जो हैं वो एक्सपेक्टेशन के बनिस्बत बेहतर आए हैं। तो इसलिए IT में एक पॉजिटिव थोड़ा बहुत रुझान पहले भी था। ये जो US इलेक्शन का जो आउटकम है, जो मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक ट्रम्प की तरफ जाने वाला है, और फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू अगर और ट्रम्प का अगर आप पॉलिसीज देखें विच इज मोर फिस्कल पॉलिसी डिपेंडेंट, मोर ग्रोथ डिपेंडेंट, तो अगर US इकोनॉमी की ग्रोथ रिकवर करेगी तो IT भी उसके पीछे एज ए प्ले ऑन दैट बेहतर कर सकता है। तो ये सबका मिला जुला रिएक्शन आपको IT के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। कुछ हद तक रिलीफ है, कुछ हद तक अर्निंग्स ड्रिवन है,
और कुछ हद तक ये भी है कि ये सेक्टर में अभी भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम थे। ओके। मेटल्स में अब क्या व्यू होगा आपका यहाँ से? मेटल्स में एक टैक्टिकल शॉर्ट कवरिंग रैली हम देख सकते हैं ऑन द बैक ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग अवे ग्लोबली। पर मुझे लगता है कि मैं मेटल्स को टैक्टिकल ट्रेड के हिसाब से ही देखता हूं एज अपोज टू बीइंग स्ट्रक्चरली बुलिश। मेरा ये मानना है कि फ्रॉम ए चाइनीज स्टिमुलस स्टैंड पॉइंट थोड़ा स्टिमुलस आने की शायद उम्मीद है, जिसके चलते ये टैक्टिकल रैली शायद देखने को मिले। पर उसके बाद स्ट्रक्चरली जो उनका ग्रोथ इंप्रूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल दिखता है। इसलिए मे बी ए टैक्टिकली ए पॉजिटिव ट्रेड, पर स्ट्रक्चरली हम मेटल्स एंड माइनिंग में थोड़ा अंडरवेट है। हमें लगता है कि नेट नेट जो कमोडिटी डिपेंडेंस है वो कम हो रही है, एंड साथ में ग्लोबल ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है पर्टिकुलरली कि चाइना की तरफ कुड कीप द कमोडिटीज अंडर प्रेशर ओवर द मीडियम टर्म। तो दीप जी, जिस प्रकार के नंबर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के आए या फिर पीएनबी के नंबर्स आए, मतलब उसके बाद पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासे मूव है, लीडरशिप पिछले 10 दिन में उन्होंने अपने पास ही रखी है। क्या अगर एसबीआई भी कुछ इसी प्रकार के नंबर्स स्पेशली एनआईएम्स को मेंटेन काफ़ी अच्छे तरीके से अगर कर ले, और तो क्या पीएसयू बैंक्स एक क्वार्टर के लिए या फिर 3-4 महीने की लीडरशिप विद इन बैंक्स रख सकते हैं क्या अपने पास? देखिए, पीएसयू बैंक्स काफी बेहतर चले पिछले एक साल में, थोड़ा करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद थोड़ा सा आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम्स ऑफ पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग रैली आ सकती है, क्योंकि नतीजे अभी भी ठीक ठाक हैं। पर मेरे ख्याल से द बेटर पार्ट ऑफ गेन्स विद इन पीएसयू बैंक्स इज बिहाइंड अस। अगर आप जो इजी गेन था, जो वैल्यूएशन रिलेटेड रीरेटिंग एक होना था, जो एक टिपिकली लोअर देन 1 प्राइस टू बुक में ये ट्रेड कर रहे थे, वहां से चढ़ के सब 1.1 1.2 के रेंज में जाने का जो एक ट्रेड था इनिशियली, वो ऑन द बैक ऑफ इंप्रूविंग फंडामेंटल्स हो गया है। इसके बाद जैसे अभी क्रेडिट साइकिल शुरू होगी तो उसमें एसेट साइकिल है, उसमें ये लोग कैसे फेयर करते हैं उस पर काफी हद तक डिपेंडेंट करेगा। तो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक होने का ज्यादा रुझान है यहाँ से एज अपोज टू पीएसयू बैंक एज ए कैटेगरी। सो फ्रॉम हियर ऑन वी आर लिटिल मोर सिलेक्टिव इन पीएसयू बैंक्स और कंपनी स्पेसिफिक तरीके से देख रहे हैं एज अपोज टू एज ए बास्केट ट्रेड। ऑल राइट, बिल्कुल। त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं प्राइमरी